हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, आज के रिवीजन क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास को जिसमें हमने कंप्लीट किया था सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स वाला हिस्सा। आज हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स वाले हिस्से पर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स से। सबसे पहले हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास हमने मान लिया m के बराबर। पार्टिकल का मास हमने एज्यूम कर लिया m के बराबर। पार्टिकल की स्पीड इस इंस्टेंट पर है v, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ओके, अब आप काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से जानते हो कि पार्टिकल के पास होता है एक्सेलरेशन। क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा जिसे आप कहते हो ए सेंट्रीपिटल। वैसे इसका एक कंपोनेंट ए टेंजेंशियल भी हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में जब पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, है कि नहीं है। फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूं एसी पर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर। अब सोचो कि पार्टिकल के पास अगर एसी है तो एसी की वैल्यू पहले लिख दूं मैं, दैट विल बी v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r। अरे बोलो, अब आपसे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं न्यूटन सेकंड लॉ से कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, मास क्या बॉडी का कांस्टेंट है, ठीक है भाई। ऐसे में अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के तो हो नहीं सकता। यानी कि पार्टिकल पे बहुत सारे अगर फोर्स लग रहे हो तो उसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ जरूर होना चाहिए जो इसे एसी प्रोवाइड करेगा। अरे बोलो, पार्टिकल के पास अगर एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ तो एक बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स अगर लग रहे हो तो सारे फोर्सेस का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होगा वो फोर्स का नेट सम ही एसी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख देता हूं एफ नेट एक्सटर्नल टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल इनटू ए सेंट्रीपिटल। अरे आया समझ में कि नहीं आया। पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, आप सारे फोर्सेस कंपोनेंट करोगे और सेंटर की तरफ जितने भी फोर्सेस आएंगे सबको ऐड करके आप m इंटू ए सी कर देना। एसी की वैल्यू आपको पता है v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर r। बस सिंपल सा ये काम करना है एंड दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। हो सकता है आपको 80 पर काम करना पड़े, तो 80 के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। एक काम करना, आप सबसे पहले क्या करना भाई, पार्टिकल का सेंटर देख लो, पार्टिकल को देख लो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो दिस वन इज वन ऑफ द एक्सिस और दूसरा हो जाएगा ये एक्सिस। तो एक एक्सिस तो कंफर्म रखो कि सेंटर से पास होना चाहिए, पार्टिकल को ज्वाइन करते हुए सेंटर से पास होना ही चाहिए। सेकंड वाला उसके परपेंडिकुलर, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से। अब जितने भी फोर्सेस हैं सबके कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में ब्रेक कर लो और आप लिख दो m इंटू ए से, यानी कि मैं लिख दूंगा फिलहाल यहां पर एफ नेट एक्सटर्नल टुवर्ड्स द सेंटर को मैं c लिख देता हूं इक्वल्स टू m, v मालूम है तो v स्क्वायर बाय r लिखिए, ओमेगा मालूम है तो ओमेगा स्क्वायर r लिखिए। ठीक है भाई, ये सिंपल सा काम करना है, आपके क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अपने पास एक क्वेश्चन जिसमें एक पार्टिकल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, हमसे पूछा गया टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, यानी जिस रस्सी से ये पार्टिकल बंधा हुआ है उस रस्सी का टेंशन बताइए। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बनाऊंगा एफबीडी। तो पार्टिकल को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, इसका सेंटर यहां पर हो गया, ये रेडियस r गिवन है। पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ करें, पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ करें तो सबसे पहला फोर्स नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स देखो तो टेंसाइल फोर्स। दूसरा स्टेप आप क्या करोगे, अभी मैंने कहा था आपको एक्सिस चूज कर लो भाई, तो एक एक्सिस मैंने ये बना दिया सेंटर की तरफ और एक वर्टिकल डायरेक्शन, एक एक्सिस ये करते हैं। ऑलरेडी सारे फोर्सेस एक्सिस के डायरेक्शन में ही है, या तो वर्टिकल एक्सिस में या फिर ये सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के डायरेक्शन, तो मुझे यहां कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको डायनामिक्स में मैंने ये सिखाया, डायनामिक्स में आपको ये बताया कि सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स, भाई देखो सेंटर की तरफ मात्र एक फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स T। नॉर्मल का कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं आएगा, mg का कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं आएगा, यानी कि मात्र एक फोर्स है टुवर्ड द सेंटर दैट इज T।
मस्ट बी इक्वल्स टू m इंटू ए सी। अब इस डायग्राम में देखो पार्टिकल v से मूव करे सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस है r के बराबर, तो ए सी पता है बेटा, आपको देख के बोल दोगे v स्क्वायर बाय r। तो बस मैं यहां पर t इक्वल्स टू लिख पाऊंगा mv स्क्वायर अपॉन r। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t, और इसको मैं कह दूं इक्वेशन 1, और यही अपना आंसर भी है। वैसे अब देखो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि स्टेबल के परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल में, राइट, वर्टिकल में पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि n और mg एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, या फिर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, n माइनस mg इक्वल्स टू 0 बोलोगे, या फिर आप इसे कंक्लूड कर पाओगे कि नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। सो दिस वन इज सेकेंड। ऐसे अपना आंसर फर्स्ट वन है जो हमसे पूछा गया था। ओके, अब एक बड़ा सिमिलर क्वेश्चन हमारे सामने फिर से, जिसमें दो ब्लॉक्स के बारे में बात की गई जो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रोटेट कर रहा है। ओके, घूम रहा है। यहां पर ओमेगा दिखा दिया गया, लेंथ दिखाया, ये एल और ये एल है, दो रस्सी से लगा हुआ है, T1 T2 दोनों स्ट्रिंग का टेंसाइल फोर्स है, और हमें T1 और T2 कैलकुलेट करना है। मास m और m गिवन है, तो क्या करें, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एफबीडी। मैं इसका नाम दे देता हूं A, इसका नाम दे देता हूं B। आप दोनों पे काम कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं A का एफबीडी बनाऊं, ये हो गया A, इसका एफबीडी बनाऊं तो इसका रेडियस है L के बराबर, देख लो ठीक से। और इस पे लगने वाला फोर्स सेंटर की तरफ देखो बेटा T1 है, और एक फोर्स और लग रहा है, इधर है T2। नीचे लग रहा है mg, और सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और रेडियस आपको दिख गया इसका r, और पार्टिकल घूम रहा है ओमेगा से, तो ओमेगा लिख दिया मैंने। अब आप यहां पर AC लिख पाओगे, AC की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, रेडियस इसका L है, तो मैंने लिख दिया ये टर्म। अपन काम करेंगे इस पे बाद में, पहले आप ये देख लो। सेकंड में ये जो ब्लॉक B है, इसका एफबीडी ड्रॉ करता हूं, देखना बेटा। इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे तो ये एक बड़े सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस है 2L के बराबर। पार्टिकल यहां पर इस पे फोर्स लग रहा है मात्र एक, डेट इज T2 इस डायरेक्शन में। नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, ऊपर एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल। क्या यही कंडीशन है, देख लो ठीक से। अब क्योंकि मुझे ये पता है कि ये भी घूम रहा है ओमेगा से, और रेडियस मुझे मालूम है, तो मैं इसके लिए AC लिख पाऊंगा ओमेगा स्क्वायर, रेडियस के बदले लिख दूंगा 2L, यानी कि 2 ओमेगा स्क्वायर L के बराबर। अब हमें दोनों का एक्सेलरेशन पता है, और मुझे ये पता है एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा। और अब देखो बेटा, पार्टिकल पे अगर आप एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ये एक्सिस एक होना चाहिए, एक एक्सिस ये होना चाहिए। यहां पर भी आप देखोगे तो ये एक एक्सिस होना चाहिए और ये एक्सिस होना चाहिए। दोनों में mg और नॉर्मल बैलेंस हो रहे होंगे, और नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर पे आपको काम करना होगा। मुझे बताना बेटा, पहला इक्वेशन आप क्या लिखोगे, पहले वाले A के लिए सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स देखना है आपको। तो ये तो T1 है और ये T2 है, दोनों इसी एक्सिस के डायरेक्शन में है कि नहीं है। T1 टुवर्ड द सेंटर है और ये T2 है अवे, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा नेट फोर्स T1 माइनस T2, देख लो ठीक से, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल, और AC हमने लिख रखा है पहले से, दैट इज ओमेगा स्क्वायर L। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। कमिंग टू सेकंड वन, इस B के लिए बात करें, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर केवल और केवल T2 है, देख लो ये T2 है, फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो मैं कहूंगा भाई साहब T2 नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल्स टू मास इनटू AC हमारे पास पहले से है 2 ओमेगा स्क्वायर L। यहां से अपन को तो डायरेक्ट T2 की वैल्यू आ गई, फिर भी मैं इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं। तो T2 मिल गया अपन को, T2 जो हमें निकालना था T1 और T2, तो T2 मिल चुका हमें कितना भाई, m इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर L, या फिर आप इसको बोल दो 2m ओमेगा स्क्वायर L, राइट। ये हो गया T2। अब T2 मालूम है तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल जाएगा T1, और आप चाहो तो T1 लिख दोगे कितना भाई, T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर, एंड T2 कितना है 2m ओमेगा स्क्वायर L, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर। सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ T1, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ T2। तो T1 T2 दोनों आपके सामने है। अब एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें एक टेबल है जो घूम रहा है, टेबल टर्न कर रहा है, टेबल रोटेट कर रहा है। ओके, पूछा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा सो दैट कॉइन डज नॉट स्लिप ऑन द टेबल।
टेबल पर सेंटर से r डिस्टेंस पर एक कॉइन रखा गया जिसका मास दिखाया गया m के बराबर। टेबल घूम रहा है ओमेगा से, म्यू आपसे पूछा गया टेबल और कॉइन के बीच का। अब मुझे बताओ अगर ये कॉइन रोटेट कर रहा है तो कॉइन सर्कुलर पाथ पे तो है ही, कॉइन का अपना एक रेडियस है, देखो तो कॉइन का अपना एक रेडियस है। तो कॉइन अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ओमेगा से, तो ऐसे में कॉइन का भी ए सेंटीमीटर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ये तो कंफर्म है। पहले तो आप ये समझ लो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है एसी तो होगा ही होगा, ए सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन तो उसके पास होना ही है। पहला तो ये कंफर्म हो गया। अब मैं कह रहा हूं भाई साहब इस पे अगर सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स भी होगा सेंटर की तरफ। और मुझे बताओ यहां पर सेंटर की तरफ आपको क्या फोर्स दिखाई देता है? नॉर्मल इसका ऊपर हो जाएगा, देख लो mg हो जाएगा नीचे। तो इस दो फोर्स का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इस डायरेक्शन में। डायरेक्ट एक फोर्स हो सकता है जो कि है फ्रिक्शन, एक फोर्स हो सकता है जो कि है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लग सकता है सेंटर की तरफ। तो मैं लिखूंगा जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर उसको मैंने मान लिया फ्रिक्शन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m इंटू AC। तो ये अपना इक्वेशन हो गया डायनामिक्स का। अब बात करें f की वैल्यू कितनी और AC की वैल्यू कितनी। AC तो मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, f लिखना है क्योंकि मुझसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब मुझे काम करना पड़ेगा लिमिटिंग कंडीशन में। तो मैं लिखूंगा f की वैल्यू, f लिमिटिंग दैट इज म्यू इनटू n इक्वल्स टू मास इनटू AC। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि चीजें इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, इस डायरेक्शन में वर्टिकल में ना तो पार्टिकल पास कोई एक्सेलरेशन, अगर ऐसा है तो आप सेकंड इक्वेशन लिख पाओगे n माइनस mg इक्वल्स टू 0, दैट इज n की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप n की वैल्यू यहां पुट कर दोगे 1 और 2 से मैं लिख रहा हूं 1 एंड 2 से मैं लिख रहा हूं म्यू इंटू n की वैल्यू mg इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू a। AC एक्चुअली में यह AC है और मैं यहां पर AC की वैल्यू पुट कर देता हूं। AC की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। AC कितना लिखा हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। यहां से देखो m कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। और ये म्यू की मिनिमम वैल्यू है, ये म्यू की मिनिमम वैल्यू है जो हमसे पूछा गया था। जो एक क्वेश्चन को हमने लिमिटिंग कंडीशन पे सॉल्व किया, ऐसे में म्यू की वैल्यू ये मिनिमम वाली हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर। अब एक वेरी सिमिलर क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें एक डिस्क है, रिकॉर्डिंग डिस्क है जो रिवॉल्व कर रहा है 33 इंटू 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट से और इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ये डिस्क का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। दो कॉइन इसके ऊपर रखे गए 4 सेंटीमीटर पे और 14 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड कॉइन इज 0.15। हमसे पूछा गया कौन सा कॉइन इसमें से, दोनों में से कौन सा कॉइन डिस्क के साथ रिवॉल्व करेगा, यानी कौन डिस्क के साथ रिवॉल्व करेगा और कौन यहां से बाहर निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। ओके, तो अब यहां पर दो डेटा है हमारे पास, ऑप्शन है कि मैं दो के लिए सॉल्व करूं अलग अलग, या मैं रेडियस निकाल लूं कि कहां तक, यानी किस रेडियस तक पार्टिकल जो डिस्क पे सेफली मूव कर पाएगा फॉर दिस गिवन वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि एक डायग्राम ऐसा बनना चाहिए डिस्क का, ये सेंटर होना चाहिए जिसके अबाउट डिस्क घूम रहा होगा ओमेगा से। यहां से r डिस्टेंस पे कोई m मास का कोई कॉइन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें मालूम बेटा यहां पर म्यू। अब मैं इसके फोर्सेस के बारे में बात कर लूं। एक एक्सिस आपको पता है सेंटर से गुजारना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर। सारे फोर्सेस को मैं ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो ये एक फोर्स लग रहा होगा यहां पर फ्रिक्शन, एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, देख लो ठीक से। अब क्योंकि वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है तो मैं लिख पाऊंगा पहला इक्वेशन n माइनस mg इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। दिस वन विल बी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल वैसा जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। कमिंग टू सेकंड वन, अब देखो सेंटर की तरफ मात्र एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो मुझे लिखना पड़ेगा फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू m इंटू AC। अब पार्टिकल का ओमेगा मालूम है, रेडियस मालूम है, तो AC हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। तो मैं लिखूंगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर r। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन उससे पहले जो कि मुझे r का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे f को करना पड़ेगा लिमिटिंग, यानी लिमिटिंग कंडीशन में हम सॉल्व कर रहे हैं।
ताकि मुझे आर की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। इससे बड़ा आर अगर हो गया, इससे बड़ा आर अगर हो गया, ये मैक्सिमम लिख देता हूं, अगर इससे बड़ा आर हो गया तो बॉडी या कॉइन जो स्लिप कर जाएगा। ओके, तो हम कंपेयर कर पाएंगे आसानी से कि आर की वैल्यू यानी इस सेफ आर के लिए कौन सा वैल्यू यहां पर सही है, कौन सा गलत है। तो मैं एफ लिमिटिंग के लिए वैल्यू लिखूंगा म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर मैक्सिमम। ओके, म्यू की वैल्यू म्यू की वैल्यू कितनी गई है, दी गई है 0.15 म्यू की वैल्यू देखो कितना दिया गया 0.15 और n की वैल्यू हो गई यहां से m इंटू जी इक्वल्स टू m। ओमेगा की वैल्यू अपन चेक करते हैं कितना दिया है, ओमेगा गिवन है यहां पर 33 1/3, राइट। मैं इसको लिख देता हूं रेडियन पर सेकेंड में, ये हो जाएगा 33 इंटू 3 + 1 दैट इज 100/3 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन पर मिनट है, हमें चाहिए SI यूनिट में, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा रेडियन पर सेकेंड में। तो रिवॉल्यूशन से अगर आपको रेडियन जाना है तो याद रखना बेटा, आप 2 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे मिनट है, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो। यहां से 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये हो गया 3, सो दिस वन इज 10/9 इंटू पाई। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा ओमेगा के बदले, सो वी हैव 10 पाई/9 होल स्क्वायर इंटू आर मैक्सिमम। यहां से m कैंसल आउट। अब बस सिंपल इसको सॉल्व करना है, हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू अपन को मिल जाएगी आसानी से। देखना बेटा 0.15 इंटू जी, इसको नीचे करो भाई, ये हो गया 100 पाई स्क्वायर इंटू 81 दैट इज इक्वल्स टू आर मैक्सिमम। पाई स्क्वायर की वैल्यू जी से खत्म, ये हटाओगे नीचे आ जाएगा 100। ओके, अब 81 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, ये कितना हो जाएगा 81 इंटू 15 अपॉन, यहां से सेंटीमीटर में तो 100 को नीचे रखता हूं और ये हो गया सेंटीमीटर में, दैट इज इक्वल्स टू आर मैक्सिमम। ये आर मैक्सिमम का वैल्यू हो गया। चेक करें इसको, तो ये हो जाएगा आर मैक्सिमम इक्वल्स टू 1215 अपॉन 100 सेंटीमीटर, दैट इज 12.15 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। देख लो, ये अपना हो गया आर की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आर की। अब चेक करो यहां पर 4 सेंटीमीटर तो यहां पर सेफ दिख रहा है बिकॉज वो क्रिटिकल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम है, पर 14 में तो स्लिप कर ही जाएगा, यानी कि 12.15 से ज्यादा रेडियस होगा तो पार्टिकल उस रोटेटिंग डिस्क से स्लिप ऑफ हो जाएगा। सो 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 4 सेंटीमीटर पे जो कॉइन रखा है डिस्क पे वो सेफली रिवॉल्व करेगा रिकॉर्ड के साथ। अब एक क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का जिसमें 2 पार्टिकल्स के बारे में बात की गई, एक पार्टिकल यहां पर है कैपिटल M और एक पार्टिकल यहां पर है स्मॉल m। हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है जिसपे ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। दोनों मास को एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया। स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा नीचे है, कुछ हिस्सा ऊपर है। जो हिस्सा ऊपर है उसका लेंथ गिवन है L और सर्कुलर पाथ का रेडियस भी यही L है। ओके, आपसे पूछा गया कि अगर ये कैपिटल M इक्विलिब्रियम में है तो बताओ कि इस स्मॉल m को किस ओमेगा से रोटेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि अगर ये मास यहां पर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाला टेंसाइल फोर्स ऊपर T होगा, नीचे लग रहा होगा mg, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि T की वैल्यू होनी चाहिए mg के बराबर। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो कि रस्सी सेम है तो जो टेंशन यहां दिख रहा है वही टेंशन आपको यहां भी दिखेगा। अब बात करें सर्कुलर मोशन के बारे में। अब देखो इस पार्टिकल का एफबीटी बनाओ, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स मात्र एक है T, इस पार्टिकल पे नीचे फोर्स लग रहा है स्मॉल mg और ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्मल। ओके, पार्टिकल को घूमना है ओमेगा से, पार्टिकल को घूमना है ओमेगा से, तो एक बात ये हो गया कि AC की वैल्यू अपन देख के बोल देंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू L। ये काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है भाई। और डायनामिक्स में आपने सीखा है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर दैट इज T मस्ट बी इक्वल्स टू मास इंटू AC। अरे T की वैल्यू कितनी हमारे पास है देख लो बेटा, T की वैल्यू कैपिटल M इंटू G के बराबर और स्मॉल m यहां पर AC की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर L के बराबर। आपसे पूछा ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M G अपॉन स्मॉल m इंटू L और ये सब जाएगा रूट के अंदर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा।
और अगर पार्टिकल इस ओमेगा से घूमे तो ऐसे में ये कैपिटल एम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक ब्लॉक है जो कि एक बहुत बड़े सर्कुलर फील्ड है जिसका दीवार है स्मूथ, और दीवार के सपोर्ट से ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, दीवार के सपोर्ट से। इसका स्पीड v है गिवन इंस्टेंट पर और इसका रेडियस r है। हमसे पूछा गया दीवार और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट होगा ये बताओ। तो बेटा देखो, जब आप इस ब्लॉक का एफबीटी बनाओगे, राइट, ब्लॉक का एफबीटी बनाओगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे mg और ऊपर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल n। हर एक कॉन्टेक्ट सरफेस पे एक नॉर्मल तो लगना है भाई, कॉन्टेक्ट फोर्स। अब क्योंकि दीवार यहां पर, मान लो इस साइड एक दीवार है, ये दीवार है जिस दीवार के सपोर्ट से चल रहा है, तो दीवार भी इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इसको मैं कह देता हूं एन डैश, और ये है इसका सर्कुलर पाथ, ऐसा कुछ। तो सर्कुलर पाथ का सेंटर अगर यहां है तो मात्र एक फोर्स एन डैश ही सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है। ठीक से देखो आप, एन वर्टिकल में, एमजी वर्टिकल में, दीवार से लगने के बाद जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो है सेंटर की तरफ, और हमें चाहिए सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स एन डैश, जिसको मैंने यहां पर नाम दिया, ये हमें फाइंड आउट भी करना है। ओके, सबसे पहले, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा इसका ए सेंटीमीटर किधर होगा, कितना होगा। ओके, तो सेंटर की तरफ AC, सेंटर की तरफ AC, और इसकी वैल्यू हो जाएगी v के टर्म में v² अपॉन r के बराबर। अब मैं लिखूंगा डायनामिक्स का इक्वेशन, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर दैट इज n डैश इक्वल्स टू m इनटू AC। n डैश की वैल्यू हो गई बेटा देखो m अपनी जगह पे, और AC की वैल्यू है v² अपॉन r के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n डैश। अगर आप इस n की वैल्यू की बात करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको, ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे, भाई एक्सेलरेशन इसका 0 है इस डायरेक्शन में, तो n की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर। फिलहाल आपसे केवल दीवार और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन पूछा। अगर आपसे वर्टिकल डायरेक्शन नॉर्मल पूछता तो आप ये बताते हैं, अगर आपसे नेट नॉर्मल पूछता, n टोटल पूछता, नेट नॉर्मल पूछता तो आपको लिखना पड़ता n² प्लस n डैश स्क्वायर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है दो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, एक ये वाला और एक ये वाला, तो नेट नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स कुछ इधर हो जाता है n टोटल, जिसको आप वेक्टर सम से बता पाते। तो मैंने ये कर दिया, ऐसे पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है ये। अब एक क्वेश्चन है रोटर का। रोटर एक सिलिंड्रिकल सिस्टम होता है, सिलिंड्रिकल सिस्टम होता है जो घूम रहा होता है। यहां पर रोटर के अंदर एक आदमी है जो खड़ा है भाई दीवार के सपोर्ट से। तो एक ड्रम जैसा सिलेंडर है कोई, जिसका रेडियस गिवन है 6 मीटर, रेडियस हमें मालूम है कितना, 6 मीटर, घूम रहा है ओमेगा से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड क्लॉथ इज 0.15, यानी यहां पर म्यू होगा जिसकी वैल्यू है 0.15 के बराबर। व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड, यानी कि ओमेगा हमसे पूछा, सो दैट मैन रिमेन स्टक टू द वॉल, यानी कि वो आदमी यहां पर चिपका रहे, फिसले ना इससे, यानी फिसल के नीचे ना आए। देखो यहां पर अगर तुम डायग्राम बनाओगे या फिर इसका एफबीटी बनाओगे तो इसके नीचे फोर्स लग रहा होगा इस आदमी का m इंटू जी, m की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे अपन। ऊपर लग रहा होगा, स्लाइड नीचे करना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, और ये दोनों फोर्स इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन रोटेशन, अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना चाहता है रोटर के साथ, ऐसे में कोई एक फोर्स होना चाहिए सेंटर की तरफ, क्योंकि ये दीवार से कांटेक्ट में है, तो एक फोर्स यहां पर आप कंसीडर करोगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, क्या यही पाथ होना चाहिए, क्या उसका सेंटर ये हो जाएगा? हमें पूरे ड्रम के शेप से क्या मतलब है, मतलब है केवल ये जो पर्सन है इसको अगर मैं एक पॉइंट मान लूं तो ये पॉइंट किस सर्कुलर पाथ से चल रहा है, तो अगर ये सर्कुलर पाथ है तो उसका सेंटर यहां पर है। पार्टिकल के सर्कुलर पाथ के सेंटर के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है वो इसके सेंटर की तरफ है, तो मुझे केवल इससे बात करनी है। फिलहाल अगर पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है तो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही इस सर्कुलर पाथ का भी रेडियस हो जाएगा, और ऐसे में आप बात कर पाओगे कि पार्टिकल का ए सेंटीमीटर साथ घूमने के लिए होना चाहिए ओमेगा² इंटू r के बराबर, और ऐसे में सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स n कितना हो जाएगा, इट विल बी m ओमेगा² r के बराबर। पहला इक्वेशन तो ये हो गया। अब क्योंकि पार्टिकल स्लिप नहीं कर रहा, यहां पर स्टक है, और हमसे पूछा गया मिनिमम ओमेगा का मिनिमम रखना है, और आपको पता है फ्रिक्शन में ओमेगा का ये नॉर्मल का रोल होता है, इसीलिए मैं इसको लिखूंगा एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, और वर्टिकल में सब कुछ इक्विलिब्रियम में है तो लिखूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में
मैं लिखूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर, दैट इज एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू एम इंटू जी। एफ लिमिटिंग की वैल्यू है म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम इंटू जी। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। देख लो ठीक से, पहला इक्वेशन मैंने लिखा सर्कुलर पाथ पे यानी डायनामिक्स का इक्वेशन, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। और दूसरा मैंने लिखा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में दैट इज ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल। लिमिटिंग इसीलिए लगाया क्योंकि मुझसे ओमेगा मिनिमम पूछा था, क्योंकि ओमेगा मिनिमम होगा तो नॉर्मल भी वो छोटा हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स के बिना फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर लिमिटिंग कर दूं यहां पर तो नॉर्मल मिनिमम सेट हो जाएगा, ओमेगा आपको मिनिमम मिल जाएगा। ओके, दो इक्वेशन हमारे पास है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इसी से अपना आंसर लाना क्या अपन को ओमेगा। मैं क्या करता हूं, दोनों को करता हूं डिवाइड, एन कैंसल आउट हो जाएगा, एम कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू गिवन है, आर गिवन है, जी पता है अपन को, तो ओमेगा मिल जाएगा। सो फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड कर दें, हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी के बराबर, एंड ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जी अपॉन म्यू टाइम्स आर। इसको हटाओगे, यहां लगाओगे रूट, ये हो गया जी दैट इज 10। म्यू की वैल्यू कितनी है भाई 0.15 और आर कितना है, आर गिवन है 6 मीटर। ओके, यहां डेसिमल हटाओगे, ऊपर लगा दोगे 100 और यहां से अपन इसका कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 5 3 जा 5 2 जा 2 3, ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 9। सो ओमेगा हो जाएगा यहां पर 10/3 ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड ऐसा यूनिट हो गया। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो 10/3 कम से कम होनी चाहिए। इससे कम हो गया तो ये जो आदमी उसको उतना सफिशिएंट नॉर्मल मिलेगा नहीं, फ्रिक्शन उतना लगेगा नहीं, यानी कि mg बड़ा हो जाएगा, फ्रिक्शन छोटा, ये नीचे स्लिप हो जाएगा। अगर आपने ओमेगा इससे या इससे ज्यादा मेंटेन कर दिया तो ऐसे में n सफिशिएंट होगा, फ्रिक्शन सफिशिएंट हो पाएगा जो mg को रोक सकता है। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन है कोनिकल पेंडुलम का, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, कई बार इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी फिलहाल हमसे पूछा गया इस कोनिकल पेंडुलम में स्ट्रिंग में टेंशन बताओ और एंगल थीटा बताओ। कोनिकल पेंडुलम होता कैसा है भाई, तो एक सिंपल स्ट्रिंग मास सिस्टम है जिसमें जो मास है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। इस तरीके से मैं फिलहाल मास m एज्यूम कर लेता हूं। हमें पार्टिकल के सर्कुलर पाथ पे फोकस करना है, अरे है कि नहीं है, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, सेंटर यहां हो जाएगा। हमें जो एक्सिस चूज करना है कभी, तो मैं ये एक्सिस चूज करूंगा, ये वाला और एक ये वाला। तो पहले अपन बेसिक चीजें लिख लें, पहले अपन देखें आर कितना है, रेडियस कितना है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये एल, तो ये वाला हो जाएगा एल कॉस थीटा और ये आर हो जाएगा एल साइन थीटा के बराबर। और अगर आपको रेडियस मिल गया, ओमेगा मालूम है, तो इसका सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा ए सेंटीमीटर और AC की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर दैट इज एल साइन थीटा। ओके, AC मिल गया अपन को, ये जरूरी था। अब मैं फोर्सेस की बात कर लूं। अब देखो इस पे मैं अगर फोर्स ड्रॉ करूं तो यहां पर इस पार्टिकल पे फोर्स एक लग रहा होगा नीचे mg और यहां पर लग रहा होगा टेंसाइल फोर्स और ये एंगल हो जाएगा थीटा के बराबर। देखो ये एंगल थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से थीटा, तो ये हमने बना दिया। अब यहां पर मात्र दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक्सिस जो हमने ब्रेक किया था वो कौन सा था भाई, तो एक एक्सिस ये था और एक एक्सिस ये था। ओके, mg ऑलरेडी देखो बेटा, mg ऑलरेडी जो है ना वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक t है जो ना तो इस एक्सिस में है ना इस एक्सिस में, तो t का हम कंपोनेंट कर लेते हैं। तो यहां पर मिल जाएगा अपन को t cos थीटा और यहां मिल जाएगा t sin थीटा। देखो तो t का दो कंपोनेंट मिल गया, cos थीटा और sin थीटा वाला, तो t sin थीटा यहां पर और t cos थीटा यहां पर। अब इस डायरेक्शन में ये तो है इक्विलिब्रियम में, ना तो ये मूव कर रहा है ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर एक्सेलरेशन है 0, तो ये हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। तो आप लिख पाओगे t cos थीटा इक्वल्स टू mg। सो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 1। अब बात हो गया सर्कुलर पाथ के लिए इक्वेशन लिखा जाए, इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स, तो हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि पार्टिकल इस तरह के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ऐसे में सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स केवल और केवल t sin थीटा है। तो आप लिखोगे t sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू AC
और AC हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर इंटू L इंटू साइन थीटा। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब एक काम करते हैं, दोनों को करते हैं डिवाइड। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू m कैंसल आउट, ऊपर बच जाएगा g, नीचे बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर l इंटू साइन थीटा के बराबर। यहां से साइन थीटा कैंसल आउट, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन ओमेगा स्क्वायर l, और थीटा लिख पाओगे cos इनवर्स g अपॉन ओमेगा स्क्वायर l, राइट। तो ये मिल गया थीटा की वैल्यू, तो एक टर्म तो हमारे पास आ चुका है थीटा। अब कैलकुलेट करना है t को, तो फर्स्ट इक्वेशन में cos थीटा पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा t का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 t की वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन cos थीटा, है कि नहीं है? देखो, तो mg अपनी जगह पे, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है g, और ऊपर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर l के बराबर, g से g कैंसिल। तो फाइनली t की वैल्यू हो गई m ओमेगा स्क्वायर l। बड़ा प्यारा सा रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जरूर आप इसको ध्यान रखना, इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अब कोनिकल पेंडुलम का ही एक मॉडिफाइड क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें एक डिस्क दिख रहा होगा आपको यहां पर। ये एक डिस्क जैसा बनाया गया है। ओके, और डिस्क के साथ, डिस्क के एक किनारे पर एक स्ट्रिंग मास सिस्टम अटैच्ड है। वर्टिकल से थीटा एंगल पर ये टिल्टेड दिख रहा है आपको यहां पर, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपको बताना है कि यहां पर टेंसाइल फोर्स T कितना हो जाएगा। ओके, तो अपन करते हैं एक काम कि हमें तो मतलब है इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन से, इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन से, तो मैं इसका सर्कुलर पाथ देखना चाहता हूं। तो सर्कुलर पाथ ऐसा कुछ इस तरह का हो जाएगा। सेंट्रल सर्कुलर पाथ का यहां होगा, और इसका ये हो जाएगा रेडियस। मान लेते हैं ये घूम रहा है फिलहाल ओमेगा से, डिस्क घूम रहा है ओमेगा से, जिसके साथ ये मास भी घूम रहा है। तो पहले मैं आर के बारे में बात करूं तो आर निकालना थोड़ा आसान होगा। यहां से यहां तक तो कैपिटल आर ही यहां मिल जाएगा, और इस ट्रायंगल से ये एल कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा एल साइन थीटा। तो आर को आप लिख पाओगे कैपिटल आर प्लस एल साइन थीटा के बराबर। देख लीजिए ठीक से, क्या ये रेडियस हो जाएगा? देखो यहां से यहां तक तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, ये एडिशनल पार्ट इस ट्रायंगल से मिल जाएगा, ये ट्रायंगल का एल कॉस थीटा, और ये पार्ट हो जाएगा एल साइन थीटा के बराबर। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ रेडियस, आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस एल साइन थीटा। अब मैं बनाऊंगा इसका एफबीडी, इस मास का एफबीडी। नीचे लग रहा होगा mg, यहां लग रहा होगा टेंसाइल फोर्स T, ये एंगल है थीटा, सेंटर यहां पे है, रेडियस r गिवन है, ये r रेडियस पे कोई सेंटर यहां पर गिवन है। T का कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, एक्सेस यूज करेंगे अपने हिसाब से। तो मैंने कहा सेंटर से गुजरने वाला एक्सेस, और अपने जरूरत के हिसाब से दूसरा एक्सेस। अब क्या करें, वर्टिकल में है इक्विलिब्रियम, तो लिखेंगे ये पहले इस T को कंपोनेंट ब्रेक कर ले, ये हो जाएगा T cos थीटा, और ये हो जाएगा T sin थीटा। ओके, ये फोर्स इसको खत्म कर दो। वर्टिकल में अभी बताया कि इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो T cos थीटा इक्वल्स टू mg। ओके, तो डायरेक्ट T निकालना, तो T की वैल्यू तो आ गई ना mg अपॉन cos थीटा, डायरेक्ट ये आंसर आ गया। तो mg के टर्म में या और थीटा के टर्म में T की वैल्यू आपके पास है। वैसे आप चाहो तो इसका ओमेगा भी निकाल सकते हो। तो एक इक्वेशन में लिख देता हूं डायनामिक्स का टुवर्ड द सेंटर वाला, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी T sin थीटा इक्वल्स टू m इंटू AC, और AC की वैल्यू है R प्लस L साइन थीटा, है ना। m ओमेगा स्क्वायर लिखना था, तो यहां पर लिख देते हैं साथ में ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लिखोगे आप m ओमेगा स्क्वायर, और आर के बदले क्या लिख दिया हम लोगों ने, कैपिटल आर प्लस एल साइन थीटा। अगर आपको जरूरत पड़े ओमेगा निकालने की, तो टी की वैल्यू यहां पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओके, फिलहाल तो आपसे ये पूछा है, तो ये तो आप लिख ही लोगे, जरूरत पड़ेगी कभी तो इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो, है ना। कोनिकल पेंडुलम का ही एक मॉडिफाइड क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें हमारे पास एक मास यहां पर दिखाया गया, दो रस्सियों से कनेक्टेड है, दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग है 5 मीटर का, वर्टिकल से 37 डिग्री पे। एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ नहीं मालूम, बट वर्टिकल से ये 53 डिग्री एंगल पे है। दोनों में टेंशन T1 और T2 है, और हमसे T1 T2 दोनों फाइंड आउट करना है। पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा वो दिखाएगा यहां पर, उसका ये रेडियस हो जाएगा।
क्योंकि हमें पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के बारे में बात करनी है, तो पार्टिकल का सबसे पहले रेडियस और एसी निकाल लेना चाहिए अपन को, फिर अपन डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो बेटा, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस मुझे मालूम है, ये रेडियस मिल जाएगा आसानी से। ये L है तो ये हो जाएगा L cos 37 और ये हो जाएगा L sin 37। सो R इज इक्वल्स टू L sin 37। L है 5 एंड 37 इज 3/5, दैट इज 3 मीटर। ये तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब बात करोगे कि ओमेगा हमारे पास 2 रेडियन पर सेकेंड है, ऐसे में AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा सेंटर की तरफ, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू R के बराबर। ओमेगा है 2 तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और R है 3, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो AC हमने कर लिया, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट डन है। अब बात करें डायनामिक्स के बारे में, तो पार्टिकल लगने वाले नेट फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर मैंने पार्टिकल को ड्रॉ कर लिया, सारे फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, देख ले। एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, इधर एक फोर्स लग रहा है T1 37 डिग्री पर, और इधर एक फोर्स लग रहा है T2 ये वर्टिकल से 53 डिग्री पर। पार्टिकल सेंटर यहां पर कहीं है, यहां पर सेंटर कहीं है, और जिधर इसका एक्सेलरेशन है AC के बराबर। ओके, अब मैं क्या करूंगा बेटा, पता है आपको, सबसे पहले 2 एक्सिस यूज करना है। तो एक एक्सिस सेंटर की तरफ होना चाहिए और एक उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। सारे फोर्सेस को हम इस 2 एक्सिस के में ब्रेक कर देंगे, कंपोनेंट करके ब्रेक कर लेंगे। तो पहले ब्रेक करते हैं अपन T1 को, तो ये हो जाएगा T1 cos 37। देखो ये हो जाएगा T1 cos 37 और ये हो जाएगा T1 sin 37, है ना। तो T1 ब्रेक हो गया, T2 को ब्रेक कर दें, इधर हो जाएगा T2 cos 53 और इधर हो जाएगा T2 sin 53, और नीचे एक mg तो है ही, दिख रहा होगा आपको। अब वर्टिकल में यहां पर है इक्विलिब्रियम, वर्टिकल में यहां पर क्या है इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो वर्टिकल में हो गया इक्विलिब्रियम। तो ऊपर और नीचे का नेट फोर्स होगा कैंसल, और दैट इज ऊपर जो भी फोर्स है और नीचे जो भी फोर्स, दोनों हो जाएंगे इक्वल। सो T1 cos 37 must be equals to T2 cos 53 प्लस mg के बराबर। ओके, तो अपन लिख देते हैं यहां पर mg। मास गिवन है 5 kg। T1 यहां पर cos 37 इज 4/5, ये T1 है। इसको साइड कर लो तो माइनस T2 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 5 इंटू 10। ओके, ये हो जाएगा 4T1 माइनस 3T2, 4T1 माइनस 3T2 इक्वल्स टू, ये 5 कॉमन लेके यहां पर हो जाएगा 250। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो लिखा मैंने ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो वर्टिकल डायरेक्शन से हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब आपको बताया कि सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स ही AC प्रोवाइड करेगा। तो सर्कुलर मोशन वाले पार्ट पे काम करें तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर दैट इज T1 sin 37 प्लस T2 sin 53। तो T1 sin 37 बेटा 3/5 प्लस T2 इंटू sin 53 4/5 इक्वल्स टू मास इंटू AC, और AC की वैल्यू है 12, तो मास इंटू 12 कर देता हूं बेटा। तो हो जाएगा 3T1 प्लस 4T2 की वैल्यू हो जाएगी, मास है 5, मास दे रखा है 5, तो और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 इंटू 12। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं। तो पहला इक्वेशन अपना क्या था, 4T1 माइनस 3T2 इक्वल्स टू 250। ओके, और जो सेकेंड इक्वेशन आया था वो था अपने पास 3T1 प्लस 4T2 इक्वल्स टू 12 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 300 के बराबर। अब मुझे दोनों कैंसिल आउट करना है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। मैं फिर से लिख देता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। एक काम करें, इक्वेशन 1 में से T2 कैंसिल आउट करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इसको 3 से, इस वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 16T1 प्लस 12T2 बराबर 250 इंटू 4। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 9T1 प्लस 12T2 इक्वल्स टू 3 इंटू 300। सॉल्व करोगे इसको, ऐड करना है इसको, ये हो जाएगा 25T1, ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, इक्वल्स टू
ये है 1000 और ये 900, तो ये हो जाएगा 1900। T1 की वैल्यू हो जाएगी 1900 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 19 इंटू 4 न्यूटन के बराबर। ठीक है भाई, ये तो मिल गया अपने को T1। अब बात करें T2 के बारे में, तो किसी एक इक्वेशन में T1 की वैल्यू पुट कर दे, अपना काम हो जाएगा। तो 4 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है, 19 इंटू 4 माइनस 3T2 इक्वल्स टू 250। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 19 माइनस 250 बाय 3, और ये हो जाएगा T2 के बराबर। ठीक है भाई, अब हम यहां पर लिख पाएंगे 16 इंटू 19, तो 16 इंटू 20 माइनस 16 कर दोगे तो 320 माइनस 16 हो जाएगा 304 माइनस 250 बाय 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ T2। अब एक कोनिकल पेंडुलम का बड़ा प्यारा सा एप्लीकेशन। दो मास हैं, इक्वल मास दिया गया M और M। पहला वाला स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, नीचे वाला कोनिकल पेंडुलम को फॉलो कर रहा है, राइट। पूछा बताओ कि ये जो सिंगल स्ट्रिंग यहां से यहां तक है, जिसका ऊपर वाला पार्ट L1 नीचे वाला पार्ट L2 है, दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी कि L1 अपॉन L2 क्या हो जाएगा। क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन T दोनों में सेम होना चाहिए। आइडियल स्ट्रिंग का केस कंसीडर करें तो पहले बात कर लेता हूं ऊपर वाले स्ट्रिंग के बारे में, राइट। ऊपर वाले मास के बारे में, ऊपर वाले मास के बारे में बात करोगे तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, सबसे पहला फोर्स नीचे mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है तो n की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर, और दोनों का कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं आएगा। सेंटर की तरफ मात्र एक फोर्स T है, फ्रिक्शन एब्सेंट है तो फ्रिक्शन भी नहीं आ सकता। T के कारण ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। AC लिखोगे पहला, AC1 बोल दूं मैं इसको ऊपर वाले के लिए, दैट विल बी ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू L1, और ऐसे में सेंटर की तरफ नेट फोर्स है T, तो T की वैल्यू हो जाएगी M ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू L1। तो ये पहला इक्वेशन जो हमारे काम का है, पहला इक्वेशन हमारे काम का है, इसमें L1 है इसके अंदर, ओके। अब इसी टेंशन से नीचे वाला कोनिकल पेंडुलम भी कनेक्टेड है। अगर आप उस मास को देखोगे तो मास ऐसा है, इसका एक फोर्स T2 इधर नीचे लग रहा होगा mg, और ये एंगल है थीटा यहां पर, और ये जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो पहले रेडियस देखो कितना है भाई, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है कुछ ऐसे, सेंटर ये हो गया, तो r कितना हो जाएगा, ये L2, तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा L2 cos थीटा, और ये हो जाएगा L2 sin थीटा। सो रेडियस इज L2 sin थीटा। अब AC देखो कितना हो गया, तो AC2 बोल दो इसको मैं, रेडियस मुझे मालूम है ओमेगा 2 गिवन है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा 2 स्क्वायर R की वैल्यू हो जाएगी L2 sin थीटा, ओके। AC मिल गया। अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर देखना है, तो इसका जब एबिटी बनाओगे, तो एबिटी मैंने बनाई दिया ऑलरेडी, जब इसका एक्सिस चूज करोगे तो एक्सिस आप ये चूज करोगे, राइट, ये एक्सिस। सारे फोर्सेस को एक्सिस में ब्रेक करिए, सारे फोर्सेस को एक्सिस में ब्रेक करिए। तो दिस वन इज T2 sin थीटा, दिस वन इज T2 cos थीटा, ओके, T2 cos थीटा ये लिख दिया मैंने। और T2 cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, सो T2 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, एंड T2 sin थीटा, T2 sin थीटा इज सेंटर की तरफ यही फोर्स लग रहा है, तो मास इंटू ए सेंटीमीटर, दैट इज ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू L2 sin थीटा। T2 को आप T बोल दीजिए बिकॉज दोनों में टेंशन T ही है, तो आप लिख दोगे T sin थीटा इक्वल्स टू M ओमेगा 2 स्क्वायर L2 sin थीटा। यहां sin थीटा कैंसिल आउट, तो T की वैल्यू हो जाएगी M ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू L2। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, L1 अपॉन L2 आपको मिलने वाला यहां से, तो ये हो जाएगा M ओमेगा 1 स्क्वायर L इक्वल्स टू L1 इक्वल्स टू M ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू L2। मास खत्म, तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 की वैल्यू, L1 अपॉन L2 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1
स्क्वायर। तो ये बड़ा प्यारा सा रिजल्ट आपके सामने। अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का जो हमारे सामने है, और इसमें एक ब्लॉक के बारे में बात की गई है। इसकी स्पीड बतानी है जिससे ये मूव कर सके इस दीवार पर, गिवन वॉल पर, विदाउट स्लिपिंग डाउन। कोई फ्रस्टम का शेप दिया है हमारे पास, ओके। इनर ये स्मॉलर रेडियस स्मॉल आर है एंड लार्जर रेडियस कैपिटल आर। एच हाइट पर पार्टिकल है इंक्लाइंड वॉल पर, और मजेदार बात यह कि फ्रिक्शन भी 0 है, ओके। तो पहले तो अपन फोकस करेंगे सर्कुलर पाथ पे, किस सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है, तो इससे हमें मतलब है इस वाले से। रेडियस पता करना पड़ेगा। रेडियस को मैं बोल दूं r0, तो r0 होगा कितना। तो पहले अपन इस ज्योमेट्री को देख लेते हैं। ये है अपना डायग्राम, ये गिवन है थीटा, ये हाइट है h, ये है r। तो अगर ये r है तो क्या यहां तक का लेंथ भी r हो जाएगा, देख लो। ये h गिवन है और मुझे टोटल ये चाहिए, टोटल ये लेंथ चाहिए। ये तो मिल गया यहां से यहां तक, और ये एक्स्ट्रा मिल जाए तो काम हो जाए। तो अगर ये h है और ये एंगल में थीटा बोल दूं, तो थीटा के सामने वाला h है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस जाना है, तो ये हो जाएगा h cot थीटा। देख लो ठीक से। तो टोटल लेंथ को मैं रेडियस r0 कह दूं, तो r0 की वैल्यू हो जाएगी r प्लस h cot थीटा। ये मिल गया आपको रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अब बात करें वेलोसिटी, अगर इसकी अपन v मान लें तो ऐसे में a सेंटीमीटर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। तो v तो भाई v स्क्वायर हो गया, ठीक है। और r की वैल्यू पुट करोगे r0 की वैल्यू हो जाएगी r प्लस h cot थीटा के बराबर। तो ये हो गया a सेंटीमीटर, ओके। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे और डायनामिक्स का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन पर है ऐसा, और पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके का है। ये सेंटर है इसका, और r0 अपन को पता है, वेलोसिटी v पता है अपन को। एफबीटी बनाए तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहां पर एक फोर्स दिखाएंगे mg। ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल से ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब देखो आपको चूज करना है एक्सेस, तो एक एक्सेस सेंटर से जरूर गुजरना चाहिए, दूसरा परपेंडिकुलर आपकी जरूरत के हिसाब से। mg ऑलरेडी इस एक्सेस पे है, तो एक काम करते हैं n को ब्रेक करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा n cos थीटा और यहां हो जाएगा n sin थीटा। देख लो n sin थीटा लिख दिया मैंने। अब मैंने लिख दिया n cos थीटा और n sin थीटा, ये लिख दिया मैंने n cos थीटा। इसको दोबारा लिख देता हूं n sin थीटा, ओके। इस n को कर दो खत्म। अब आपके पास इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, क्योंकि स्लिप डाउन नहीं होना है, ऊपर नीचे नहीं जाना है। तो पहला इक्वेशन विल बी n cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। और सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है n sin थीटा। देखो ठीक से, n sin थीटा है तो लिखोगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर दैट इज n sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू a सेंटीमीटर दैट इज m v स्क्वायर अपॉन r प्लस h cot थीटा, ओके, h cot थीटा। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अपन को क्या निकालना है, v निकालना है, n तो चाहिए नहीं, दोनों को डिवाइड कर देते सबसे अच्छा रहेगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू मास से मास कैंसिल, ऊपर हो जाएगा v स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ये g, और ये हो जाएगा r प्लस h cot थीटा। ये हो गया tan थीटा, ओके। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर, ये हो जाएगा v, ओके। तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी g tan थीटा, साथ में आ जाएगा r प्लस h cot थीटा। देख लो ठीक से, अरे है कि नहीं है। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा में अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी g इंटू r tan थीटा प्लस h के बराबर, r tan थीटा प्लस h के बराबर। और जब आप ये रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा यहां पर अंडर रूट। तो v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू r tan थीटा प्लस h। ये वेलोसिटी हमें चाहिए इस इंक्लाइंड प्लेन पर, इस हाइट पर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए, वो भी विदाउट स्लिपिंग, ओके। तो ये अपना रहा कैलकुलेशन, और बड़ा सिमिलर सा इक्वेशन हर बार बन रहा है, आप देखोगे। तो दिस वन इज आल्सो वेरी सिमिलर टू द कोनिकल पेंडुलम, जो भी हमने कुछ देर पहले देखा था। सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक स्लीव है P,
एक यहां पर दिख रहा होगा पार्ट, ये है P, और ये फ्रीली इस स्मूथ सर्कुलर पार्ट पे ट्रैक पे मूव कर सकता है, जिसका रेडियस r गिवन है। कंप्लीट सिस्टम रोटेट कर रहा है व्हाट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, ये जो डायमीटर इसके व्हाट पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके, फाइंड एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एट स्टेडी स्टेट, ये थीटा जो है आपसे पूछा गया, ये कितना होगा, मान लेते हैं ये कितना है ओमेगा के बराबर, और आपसे थीटा पूछा गया, राइट। अपन काम कर लेते हैं इस पे। सबसे पहले आप देखो ये जो पार्टिकल है ये कि सर्कुलर पाथ पे को फॉलो कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ ये होगा, उसका रेडियस निकालना जरूरी है। तो मैं डायग्राम बना लूं, देखो ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये गिवन है r, ये एंगल थीटा है, हमसे थीटा पूछा गया, तो ये हो गया r cos थीटा, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी r sin थीटा के बराबर। पहले आप ये देख लो, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस हमारे सामने, दैट इज r sin थीटा। दिख गया सबको? इस सर्कुलर पाथ पे ध्यान दो, केवल बाकी सिस्टम पे ध्यान नहीं देना, ये मिल गया आपको। अब आपको ये मिल चुका है कि एक पार्टिकल यहां पर है और सर्कुलर ट्रैक को ऐसे फॉलो कर रहा है, घूम रहा है ओमेगा से, इसका मतलब हमारे पास AC अवेलेबल है ओमेगा के टर्म में, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर r और ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R sin थीटा, आप इसको लिख पाओगे, तो दिस वन इज AC। अब हम बात करेंगे इस पे लगने वाले नेट फोर्स के बारे में। एक तो फ्रिक्शन है एब्सेंट, इसका मास अपन कंसीडर कर लेते हैं m के बराबर। ओके, इसका मास अपन m के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका मास हो गया m, नीचे फोर्स लगेगा mg, और इसके परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है कि नहीं है। अब n और mg मात्र दो फोर्स इस पे एक्ट हो रहे, मैं डायग्राम बना तो देखना आप सब, है ना। एक मास ये है, नॉर्मल लग गया इधर और mg लग गया नीचे, सेंटर यहां कहीं पर भी है, रेडियस हमें मालूम है, तो ये अपन क्या करें, एक्सिस यूज करें। पहला काम क्या करते हैं अपन, एक एक्सिस यूज करते हैं, तो ऐसा कोई एक्सिस यूज कर लिया, सारे फोर्सेस एक्सिस में अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ये mg होना चाहिए। ओके, ये एंगल अपना थीटा है वर्टिकल से, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, इसको ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा n sin थीटा। अब क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो n cos थीटा mg के बराबर, so the first equation we have from vertical direction, that is n cos theta equals to m into g, तो इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। और सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है n sin थीटा, तो आप लिख दोगे n sin थीटा, राइट। क्या लिखोगे, n sin थीटा इक्वल्स टू मास इंटू a सेंटीमीटर, तो मास कितना है इसका, हमने क्या माना है, m माना है, और AC इज ओमेगा स्क्वायर r इंटू साइन थीटा। यहां से आप साइन थीटा कैंसिल आउट कर सकते हो, आप दोनों को कर दो डिवाइड, जब दोनों को आप डिवाइड करोगे, यहां पर, तो डिवाइड करने पर मिल जाएगा n कैंसिल आउट, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू g अपॉन, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, और आपसे पूछा है थीटा। ओके, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r, तो आंसर ओमेगा के टर्म में आएगा। क्वेश्चन में ओमेगा गिवन नहीं, तो ओमेगा दिया होना चाहिए था, तो ओमेगा आप कंसीडर कर लो क्वेश्चन में। ओके, सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें एक रोप है जिसका मास m गिवन है, रेडियस इसका डायग्राम में r दिखाया गया है, और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रोटेट कर रहा है, टेबल के साथ स्पीड ओमेगा से अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, जो कि सेंटर से गुजर रहा है। ओके, आपसे पूछा गया कि टेंशन इन द रोप कितना हो जाएगा, रोप के अंदर कितना टेंशन हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो आप इसको। तो यहां पर पूरा का पूरा मास एलिमेंट जितने भी हैं सब ओमेगा से ही घूम रहे होंगे, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं ऐसे, इसका टॉप व्यू दिखाता हूं आपको कि रोप ऐसा है। इसके छोटे से एलिमेंट पे काम कर ले, थोड़ा सा एक एलिमेंट लेते हैं, यहां पर सेंटर पे ये एंगल बनाएगा d थीटा, रेडियस इसका r हो जाएगा, और इसका मास है dm, और dm की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा के बराबर। ये कैसे लिखा मैंने, यूनिटरी मेथड से, देख लो ठीक से, m अपॉन 2 पाई, पूरा मास 2 पाई में है, तो 2 पाई में अगर मास m है तो डी थीटा में कितना मास हो जाएगा, dm, वो लिख दिया मैंने। तो यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए, ओके, क्लास 5-6 में आपने पढ़ा होगा, तो dm लिख दिया मैंने। अब इसका जो पार्ट, इसको मैं थोड़ा जूम करके ड्रॉ करता हूं, देखो ये कैसा दिख रहा होगा। जब मैं इस वाले पार्ट को जूम करूं थोड़ा सा, ताकि मैं इस पे अच्छे से काम कर सकूं, तो इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया, ये दिख रहा होगा, ये इसका सेंटर यहां पर है, इसका ये मिड पॉइंट, ये एंगल हो जाएगा d थीटा बाई 2, और ये भी एंगल हो जाएगा d थीटा बाई 2। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको मैं ड्रॉ करता हूं, देखना अच्छे से सब कोई।
तो टेंसाइल फोर्स अगर इसमें T है तो यहां पर टेंशन इसको इधर खींच रहा होगा, टेंशन इसको इधर खींच रहा होगा। ओके, अब यहां पर आप देखो कि यहां पर मैं दो एक्सिस ऐसे ड्रॉ करता हूं, सेंटर की तरफ एक एक्सिस होना चाहिए, तो सेंटर की तरफ एक एक्सिस है, ये एंगल डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2 के बराबर, यहां पर भी ये एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2 के बराबर। अब सारे फोर्सेस को मुझे ड्रॉ करने हैं, सारे फोर्सेस को ड्रॉ करने हैं, तो सारे फोर्सेस मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। तो पहला फोर्स ये जो टी का आएगा इधर हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, और इधर फोर्स लग जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2 के बराबर। देख लीजिए ठीक से। सिमिलरली इस एंड पर यहां पर आप फोर्स को दिखाओगे, यानी इस फोर्स का कंपोनेंट करोगे, नीचे फोर्स आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, और यहां पर फोर्स आ जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। अब आप देखो, अगर ये छोटा सा डीएम एक पार्टिकल की तरह है, डीएम अगर एक पार्टिकल की तरह है और ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे पूरा सिस्टम, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो ही प्रोवाइड करेगा ए सेंटीपिटल। तो आप इस पे बात कर सकते हो, सेंटर की तरफ बात कर सकते हो। अगर आप इस डायरेक्शन में बात करोगे तो ये जो टी कॉस वाला पार्ट है, ये टी कॉस वाला पार्ट है कैंसल आउट, सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स इज 2t। देखना ठीक से बेटा, साइन डी थीटा बाई 2, इस पूरे एलिमेंट पे क्या यही फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ? यहां पर एक फोर्स लग रहा है टी साइन डी थीटा बाई 2, और यहां पर भी लग रहा है टी साइन डी थीटा बाई 2। तो दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मस्ट बी इक्वल्स टू मास डीएम, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन अभी बताया मैंने कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, तो लिख दिया मैंने ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। अब क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो हम यहां पर लेंगे अप्रोक्सीमेशन, हम लिखेंगे 2t साइन डी थीटा बाई 2 भी इक्वल्स टू डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डीएम की वैल्यू है m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। यहां से 2 से ये 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई, दैट इज टी की वैल्यू हो गई यहां से m ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई के बराबर। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब बेंडिंग ऑफ साइकिल का इक्वेशन है, आपने देखा होगा जब साइकिल सर्कुलर पाथ पर टर्न करता है तो वो थोड़ा सा एंगल पे बेंड कर जाता है, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाता है, टिल्ट हो जाता है। वैसे ही जब एयरक्राफ्ट भी किसी सर्कुलर लूप पे मूव करता है तो उसके विंग्स ऐसे थोड़े टिल्ट कर जाते हैं। दोनों बिल्कुल सेम मैकेनिज्म काम करता है, सेम मैथमेटिक्स सेम फिजिक्स काम करता है। तो यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करना है, क्या? क्योंकि एयरक्राफ्ट भी मूव कर रहा है एक लूप में, स्पीड है इसकी 720 किलोमीटर पर आवर, और ये टिल्ट हो रहा है 15 डिग्री पर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप? हमें बताना है जिस सर्कुलर पाथ को ये फॉलो कर रहा होगा रेडियस क्या हो जाएगा। तो आप देखो बेटा, हमें मालूम है tan थीटा की वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी के बराबर। अब थीटा गिवन है 15 डिग्री, v गिवन है 720 किलोमीटर पर आवर, पर ये SI यूनिट में नहीं है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर SI यूनिट में वैल्यू रखें, r फाइंड आउट करना और g को 10 ले लेंगे। ओके, तो जो v की वैल्यू है वो है 720 किलोमीटर पर आवर है। मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हो जाएगा ये 40 इंटू 5 दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी की वैल्यू। अब सब कुछ अपन पुट कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा tan 15 डिग्री इक्वल्स टू v स्क्वायर दैट इज 200 इंटू 200 अपॉन r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, g है 10, 0 से 0 कैंसिल, tan 15 है 0.268 इक्वल्स टू 4000 अपॉन r यहां रखोगे तो हो जाएगा 4000 अपॉन 0.268, और ये है 4 अपॉन 0.268 है ना, तो लिख देंगे 268। ये है मीटर में और ये है किलोमीटर में, बात बराबर हो गया। अब ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा लगभग में 15 के बराबर। ओके, तो 15 किलोमीटर अपना हो जाएगा आंसर। बैंकिंग ऑफ रोड सर्कुलर मोशन का बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और उस पे एक क्वेश्चन हमारे पास भी है। इसमें पूछा गया मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ व्हीकल फॉर अ गिवन रोड हैज टर्निंग रेडियस आर बैंक्ड एट एंगल होना चाहिए, बैंक्ड एट एन एंगल 37 डिग्री। ओके,
इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज 0.5, रेडियस गिवन है 200 मीटर, तो बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल स्पीड। और अच्छी बात यह कि आप फ्रिक्शन भी गिवन है तो फ्रिक्शन पे बेस्ड अपन को आंसर बताना है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप डायरेक्ट सॉल्व करते, tan थीटा की वैल्यू होती v²/rg, तो बड़ा शार्प सा वेलोसिटी यहां मिलता है फॉर अ गिवन एंगल। लेकिन अगर आपके पास फ्रिक्शन हो तो आप थोड़ा सा निगोशिएट कर सकते हो, ऐसे में v मैक्सिमम और v मिनिमम की वैल्यू आपके पास होती है। मैं v मैक्सिमम का रिजल्ट लिखता हूं आपके सामने, तो v मैक्सिमम (2/rg) की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा माइनस ये प्लस μ/1 माइनस म्यू टाइम्स tan थीटा। और v मिनिमम के लिए काम करोगे तो ये हो जाएगा rg इक्वल्स टू tan थीटा माइनस μ/1 प्लस म्यू इंटू tan थीटा। रिजल्ट आपको जे मेन के लिए याद होना चाहिए और जे एडवांस के लिए आपको इसका डेरिवेशन भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिलहाल मैं इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला काम करते हैं वी मैक्स के ऊपर। ओके, तो वी मैक्स के लिए काम करें तो वी मैक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, आर जी को सेट ले जाओगे तो आर की वैल्यू है 200 और जी की वैल्यू 10 into tan theta. Tan 37 is 3/4 plus mu is 0.5 that is 1/2 upon 1 minus यहां पर है mu into tan theta, mu की वैल्यू है 1/2 और tan theta है 3/4। लिख दिया हमने। अब बस सॉल्व करें। सो दिस वन इज 2000 into ये हो गया 3/4, ये 2/4 सो 5/4 और यहां पर हो जाएगा 3/8, 1 माइनस 3/8, 8 माइनस 3 दैट इज 5/8। तो ये 5 और 5 कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 जाएगा ऊपर। सो दिस वन इज 4000। वी मैक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो v की वैल्यू हो जाएगी यानी वी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी √4000 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख पाओगे आप 20√10। ओके, 20√10 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा v मैक्सिमम। अब रही बात v मिनिमम की, तो v मिनिमम सॉल्व करते हैं अपन यहां पर। तो v मिनिमम के लिए ये वाला पार्ट है, तो v मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी rg, जो कितना है अपने पास 2000। tan थीटा इज 3/4 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 3/4। ये कर दिया मैंने। ये कितना हो गया? ये हो गया 2000, 3/4 माइनस 2/4 दैट इज 1/4 अपॉन ये हो गया कितना 3/8 दैट इज 11/8। ओके, सो दिस वन इज 2000। ये हो जाएगा 8 into 11 into 4 that is 2. That one is 4000 upon 11 that is V minimum square. Okay, और अगर आपको V minimum लिखना है तो क्या करोगे, इसको अंडर रूट कर दोगे। मैं यहां पर लिख देता हूं, तो V minimum की वैल्यू हो जाएगी √4000 upon 11 that will be 20 √10 upon 11 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा v मिनिमम की वैल्यू। तो v मैक्सिमम और v मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है। ये रिजल्ट आप जरूर याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चा। तो बच्चों आज के क्लास में हमने आपको बताया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पूरी तरह समझ में आया होगा। आज की क्लास में बातों को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।